अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं कोई स्ट्रॉन्ग या वीक महिला नहीं हूँ, मैं हूँ, आई एम जस्ट माई सेल्फ। तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपका माइंडसेट एक बहुत ही नॉर्मल इंसान को हैंडल नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज वो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करती है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप अपनी इंटिमिडेटिव प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए। आई एम ओके, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जैसे हूँ। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लाइक ऑफिसेज में फीमेल्स, यू मस्ट बी वर्किंग विद योर कॉलीग्स, आपके साथ भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे। ऑफिसेज में फीमेल्स का जो बिहेवियर होता है, या एट टाइम्स ऐसा लगता है मेल एम्प्लॉयज़ को कि दे आर आस्किंग फॉर सम फेवर, लाइक फेवर इन सेंस कि उन्हें ज़्यादा कुछ प्रोटेक्टिज्म मिल रहा है। जो इक्वल काम पुरुष कर रहे हैं उतना ही काम महिलाएं नहीं कर रही हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? अगर I think the data says otherwise, ना? कि see what the practical thing. You are saying कि Maybe if you have some incidents to quote. So I think I remember जब मैं कॉलेज में थी तभी भी वो रहता था ना कि अरे इसको अच्छी ग्रेड इसलिए मिले क्योंकि ये शी इज अ गर्ल, so the professor has given low marks, right? That is not true. But it is just something that people feel comfortable in just saying कि मुझे इसलिए अच्छे नंबर नहीं मिले क्योंकि उसको for a reason, right? Now if you look at most offices, I don't think at least हमारे ऑफिस में ऐसा कुछ किसी को लगता है कि they are working harder than the women. I think they definitely speak louder than the women, but it's not necessary that they work harder than the women. So at least हमारे ऑफिस में तो कोई नहीं कह सकता कि they are getting any additional bonus or any additional anything special that we are giving them. But it's true that it's very easy for people to say that X person gets a promotion because of something. But I think because in our office we are, the CEO is a woman, 50% of the board is women. I don't think there is necessarily and also a lot of the senior management is women. So I don't think anybody really thinks that there's going to be any favoritism. But it's just the way it is. We don't look at each person as a man or a woman. It's an individual who's working, and therefore they need to be looked at the best possible way in terms of how you normally look at people and their leadership. आपके पास जरूर कहानी होगी कोई। एक पर्सपेक्टिव है, अगर आप अनुमति दें तो जैसे मैंने अभी कुछ मिनटों पहले कहा कि एज अ वुमन आप किस तरह से अपने करियर को नेविगेट करना चाहती हो, आपकी चॉइस है और मैं हर चॉइस की इज्जत करती हूँ। हैं कुछ ऐसी महिलाएं जो फेवरेटिज्म को एनकरेज करती हैं और बहुत ओपनली एनकरेज करती हैं, और वो उनकी चॉइस है और मैं उस चॉइस की इज्जत करती हूँ। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं शायद वो नहीं करूँगी। आई हैव टू मच ऑफ प्राइड इन माई ओन एबिलिटीज। बट जब वो ये कर रही होती हैं उन्हें बहुत ध्यान से एक बात सोचनी चाहिए कि वो जो एक जनरल ट्रेंड को एनकरेज कर रही हैं, वो जनरल ट्रेंड बहुत सारी और महिलाओं को इफेक्ट करता है जो ये नहीं करना चाहती हैं, और आप अपने आप को फर्दर सब्जुगेट कर रहे हैं टू इन फ्रंट ऑफ द मेन। एंड यूएन का एक स्टेटिस्टिक है जो कहता है कि अगर जो करंट रेट ऑफ हमारा जो प्रोग्रेस है, जो जिस स्पीड से इस वक्त हम जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस कर रहे हैं और जिस स्पीड से चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अगर यही स्पीड रही तो 250 साल लग जाएंगे इस दुनिया को जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में, इन रियल में 250 साल। तो इसका मतलब यहाँ बैठी एक महिला अगर एक छोटी सी गलती भी कर रही है जिससे हमारा ट्राइब फर्दर सब्जुगेट होता है, अब अपने जमीर से पूछिए क्या आपको ये करना चाहिए। दैट्स ऑल। आप दोनों के साथ बहुत सारे मेल कॉलीग्स काम करते होंगे, उसमें से कुछ होंगे जो आपको रिपोर्ट करते होंगे, दे आर जूनियर्स टू यू, बट वो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब बड़े होंगे आपसे उम्र में। उन लोगों को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं? ज़्यादा आपसे स्टार्ट करें। अपने ऑफिस में तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि बिकॉज यू आर अ बॉस। Yeah, I'm the boss, so there's no problem. But also I think it's about the culture you create, right? I think 2-3 बार ऐसे हुआ है कि मैं कोई एग्जीबिशन में गई और मैं खुद I was in the stall, I was helping set it up and do a lot of things.
कहानियाँ बहुत है बट अलग अलग टाइप की, नॉट नेसेसरीली इन आवर ऑफिस। तो क्या हुआ था कि मैं पहले अपने कार्ड सबको दे देती थी क्योंकि कंपनी नई नई शुरू की थी, तो कार्ड बहुत लोगों को दिया हुआ था। तो कोई आया एग्जीबिशन में एंड देन आके बताने लगा कि वो नाइस, आई मेट योर CEO। ऐसे वो वेरी नाइस। तो मैं काफ़ी देर मैंने बात कर ली, आई स्टार्टेड आस्किंग, चिट चैटिंग एंड एवरीथिंग एल्स, एंड देन ही सेड, ओह ओके व्हाट्स योर नेम? सो आई सेड फाइन, हियर्स माय कार्ड। तो उन्होंने देखा कार्ड में, सेड अनु आचार्य CEO, एंड देन ही ब्लश्ड, ही डिडंट नो व्हाट टू से। सो आई थिंक there are many occasions where people assume that the CEO is going to be a male, and therefore you come across situations. So I always find it funny and humorous, and by haste I managed to take that along and make them into nice episodes to write for my book. But within the office, I remember in the beginning, I think more than our own colleagues, it was sometimes when you're working with external people sometimes can't look at you in the eye. So I make it a point to say, can you talk to them, make sure that you look them in the eye and then have a conversation. Because I think we need to normalize all that, right? I think कुछ ऐसे भी होते हैं कि even men are taught that they are not supposed to look into your eye and talk and things like that, right? So I think it is conditioning on both sides, and we need to normalize that and say that we are all we are working in a company, we are entrepreneurs, and therefore this is all normal. But I think in order to take that all away, I think we'll have to use humor, we'll have to use stories and other ways to be able to say this is all fine and normal and not necessarily something we should be worried about. मतलब ऐसा ही हुआ होगा कि अच्छा आप ही हो, आप ही थी वो। प्लीज। तो सबसे पहले तो मुझे भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी लगती है। हमारी संस्कृति में कहते हैं कि बड़ों की तो इज्जत करनी ही है, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, बट इसलिए क्योंकि उनका अनुभव आपसे बहुत ज़्यादा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर के ज़्यादा करीब हैं आपसे, तो देयर जर्नी इज़ मोर क्लोजर टू गॉड देन योर्स। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपसे उम्र में बहुत बड़ा है, वो आपकी टीम में है, कुछ ठीक तरह से काम नहीं हो पा रहा, तो उस सिचुएशन में जो मेरे गुरु कहते हैं कि हर किसी से अगर आप दिल से बात करो ना और सच्चाई से बात करो और बैठ के बात करो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व हो ही नहीं सकती। बिकॉज माई माइंड सेट इज दैट आई फॉलो द गाइडेंस ऑफ माई हार्ट एंड गॉड लिव्स इन आवर हार्ट्स, सो दैट गाइडेंस विल नेवर बी रॉन्ग। तो आप दिल से या प्यार से जब अपने से बड़े से किसी से बात करते हैं ना, और इस इंटेंशन से बात करते हैं कि मैं आप ही करोगे मेरे साथ काम, आप ही करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, पर बस एक छोटी सी बात है, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, अगर दिल से बात करोगे ना, वो उनके दिल में जाकर घर करेगी एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एंड दे विल स्टे विद यू वर्किंग ऑन द टीम। Can we take some questions? Any questions? Yeah. सवाल सिर्फ अक्षय कुमार से नहीं पूछते हैं, अपनी बहनों से भी पूछा करते हैं। While they're thinking of what to ask us, as Indians, we need to get rid of this whole celeb obsessive mentality, because मेरे ओपिनियन में यहाँ बैठी आप शायद बड़ी हीरो हैं than the celeb sitting on stage, so मैं डॉक्टर की बात है। कुछ अगर महिला जब काम करने निकलती है, चाहे वो समाज के लिए कुछ करती है, और राजनीति को एक बहुत बड़ा फ्रीडम होता है, उसको प्रोफेशन एक अलग तरह से लेती है। अगर वो समाज के लिए कुछ भी करना चाहती है तो उसका ग्रोथ उसकी सोसाइटी ही पहले करना शुरू कर देती है कि वो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे उसमें पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, उनका एक उद्देश्य होता है कि समाज के लिए करने निकली है तो उसका एक गोल होगा कि ये राजनीति में जाना चाहती है या कुछ बड़ा टारगेट लेके जाती है। तो जो हम कुछ अपने स्पिरिट के साथ वर्क शुरू करती हैं, समाज में बहुत सारी कार्य पे महिलाओं के उद्धार के लिए होता है, पर्यावरण के लिए होता है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति दिल से करना चाहता है, पर हमारी सोसाइटी के जो लोग होते हैं उसको अप्रिशिएट बहुत देर में करते हैं, तो कभी कभी उसको कुछ महिलाएं बैठ हो जाती हैं, कहती हैं हम अपना टाइम दे रहे हैं और अपनी एनर्जी भी दे रहे हैं और अपना हम भी लगा रहे हैं,
ऐसे समाज की तरफ से होना चाहिए कि वो काम करने के लिए फ्री होकर अपना योगदान दे सकें। कोई आपकी मदद करे ना करे, समाज ना करे, फैमिली ना करे, आप अपनी मदद खुद करेंगी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आज जब हम लोग सोल्स नीचे आते हैं धरती पे, तो उसमें से 20% किस्मत साथ लेके आते हैं, 70% हमारी फ्री विल होती है, और 10% ईश्वर अपने पास रखते हैं कि वो ताकत रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी इंटरवीन करके बदल सकते हैं। अगर आप समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए कुछ काम करेंगी ना, तो इस दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा, क्योंकि आपके साथ कौन होंगे? ईश्वर। तो जैसे वो जब घोड़े चलते हैं उनको पहनाया जाता है ब्लाइंडर्स, बस ब्लाइंडर्स लगा लीजिए। इफ इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, आप कर पाएंगे। A very good afternoon, ma'am. I am Shruti Kesavani. I have my question to both of you. What was the most difficult time of your life, and how did you emerge victorious out of that? I think one of the most difficult times was when I had to make a choice. So I was already running Awesome, and I had to make a choice to start a new company because I wanted to do. I think that was the most difficult time for me, because there was an existing responsibility that you have as running one company, and then you want to do something else. So basically, I followed my heart, and that's what happened. I wanted to know that what was that feeling you followed your heart, right? So the liners, that motivation liners that you can give us to come out of the miseries. So I think in the end, it depends on what you value the most. And if you value that you want to create impact, then you follow what will create that impact for you. If you think that you want to take care of something else, then I think you need to do that. So ultimately, I think you want to follow what your heart is saying, that this is your passion and this is what I want to do. And then you will find that roads clear up when you have decided that that's what you want to do. मेरा आपसे सवाल ये है कि ये एक सच्चाई है ज़िंदगी की कि 100 लोग 200 लोग दौड़ते हैं, उसमें से एक भी जीता हो, ठीक है? तो फिर उसको बुलाया जाता है, वो आके अपना व्यू पॉइंट देता है। और होता क्या है ज़िंदगी में, जब रिजल्ट फाइनली अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो हम कुछ भी कहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या आप बताएं कि जैसे आप करना कोई, जब आपकी बेटी थोड़ी सी बड़ी होगी तो आपकी तरफ मैं तब वापस जाती हूँ तो मैं करती हूँ, तो आप शॉक होगी कि ये तो सब बदल चुका है, मतलब ये एक बहुत बड़ी सच्चाई भी, और इससे बड़ा शॉक हो नहीं सकता। जब ये होता है ना, तो आदमी को पता चलता है कि ये व्हाट इट इज। अच्छा, अब आप, क्योंकि आप एक डायनामिक पर्सन थी और आपने ये सोचा कि मैं समझौता भी नहीं करूँगी, अपनी शर्तों में जिंदगी जीऊँगी, राइट? अब आज आप सफल हो चुकी हैं, तो आप ये बताएं, क्योंकि सुनने वाले सैकड़ों हैं, लाखों हैं, ठीक है, उनके लिए जब ये चैलेंज आता है ना, तो क्योंकि हर समय रिजल्ट वो सोच तो लेती है चैलेंजिंग बनना है, लेकिन आसान नहीं है। तो जब वो डगमगाएं तो क्या करें, तब उनकी क्या पावर हो? एक कोटेशन है मार्क्सिस करके, कोई ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था, इट इज़ बेटर टू डाई ऑन योर फीट देन लिव ऑन योर नीज। एंड जब आप डगमगाना शुरू करते हो ना, तो बस इनर पर्पस पता होना बहुत ज़रूरी होता है। हम सबको अपना लाइफ का, हम सब जो नीचे आए ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, हम सबको एक पर्पस देके नीचे भेजा गया है। अगर वो पर्पस आपको बहुत क्लियरली पता हो, या आपका दिल हल्के हल्के आपको ज़िंदगी में बताते रहता है कि आपका क्या पर्पस है, आंखें बंद करिए और कनेक्ट करिए अपने दिल के साथ, और आप अपने आप से पूछिए, ये जो कार्य है, ये जो बैटल है जो मैं लड़ने जा रही हूँ, क्या वो उस इनर पर्पस के साथ कनेक्टेड है? अगर है तो 2 पल आप डगमगाएंगे और फिर से आपके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा आएगी, क्योंकि वो आपका लाइफ पर्पस है। ईश्वर, यूनिवर्स सब आपको अंदर से शक्ति देगा उसको एड्रेस करने के लिए। सब डगमगाते हैं,
सब रोते हैं। ऐसे ऐसे दिन आए हैं जब मैंने टेबल पर सर रख के बहुत रोया है, क्योंकि गवर्नमेंट शो से मुझे पुल आउट किया गया है, मेरी नानी नहीं थी, रात को 10 बजे रिहर्सल करने आओ, FPG अभी बुला रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत रोई हूँ मैं, बहुत गुस्सा आया है मुझे। बट इवेंचुअली अगर वो आपकी लाइफ का पर्पस है तो आप डगमगाओ, एक्सेप्ट करो, पॉज करो, सो जाओ, अगले दिन सुबह उठो, ईश्वर का नाम लो और आगे बढ़ जाओ। मैम, आपका पारिवारिक सफर कैसा रहा? जी, पारिवारिक सफर कैसा रहा? पारिवारिक सफर मुझे लगता है मेरी जैसी जो लड़की है जो बहुत बहुत क्लियर है अपने आइडियोलॉजीज के बारे में, थोड़ा सा समय लगा मेरे पति और मुझे एडजस्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ, बट आई मस्ट गिव यू फुल क्रेडिट, कॉन्फिडेंट आदमी है, बट एक प्रोसेस तो था, एक जर्नी तो थी। पारिवारिक सफर अच्छा रहा, बट मेरा पर्सनल सफर अभी तक मैं तो कहती हूँ शुरू ही नहीं हुआ है। मेरे को वो एक दिन नहीं मालूम जब मैंने आराम से बैठ के पेडिक्योर करा लिया या अपने दोस्तों के साथ किसी बीच पे बैठ के थोड़ी सी मॉकटेल्स पी ली हो, तो वहाँ थोड़ी सी कमी हो गई है, वो मैं पूरी करूँगी। बट पारिवारिक सफर अच्छा रहा, मैंने वहाँ पे भी बहुत मेहनत करी है, एंड आई हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली। हम सब एक दूसरे से सही मायनों में सच्चे प्यार करते हैं, और इट्स ब्लेसिंग है, गॉड्स ब्लेसिंग। जैसे अभी बताया कि एक स्टेट पे CEO बनने के लिए, कोई भी ऊंची पोस्ट पे जाने के लिए किसी महिला को एक पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इस बात को जब हम एक जगह पहुंच जाते हैं, तो अगर पुरुष होते हैं तो पुरुष तो उनका साथ देते हैं, पर महिलाएं दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। ये कई बार ऐसा होता है, तो क्या हमें एक करना चाहिए कि इस तरह की महिलाएं ना करें? नहीं, आई थिंक काफ़ी महिलाएं ऐसी होती है जो दूसरी महिलाओं को हेल्प करती है, और मैंने तो एटलीस्ट बहुत लोगों को ऐसे ही देखा है कि देयर हैव बीन मेनी पीपल, मेनी वुमेन एंड मेन हु हैव बीन हेल्पफुल। सो आई थिंक लेट्स नॉट जनरलाइज that women don't help other women. I think there might have been a few and those get publicized. So let's think positive. You'll find that there will be more women helping other women. Sorry, interrupt ma'am. Yeah. So you want me to answer the question? Yeah. Okay. हाँ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये दुनिया है इस वक्त इसी तरह से, यही है दुनिया। तो अभी आप क्या करोगे, दुनिया से चले थोड़ी जाएंगे, जो सिचुएशन है उसको तो हमें जूझना है ही। पर ये सोच के मेहनत मत करिए कि आप अपने लिए मेहनत कर रही हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपको अपने मेल काउंटर पार्ट से। मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैं पूरी वुमन राइट के लिए ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। एक दिन ये समय बदलेगा, एक दिन वो समय आएगा जब हमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आदमियों को करनी पड़ती है। तब तक करते रहेंगे मेहनत, क्या प्रॉब्लम है? Hello ma'am, Rashmi Singh. Nice to listen you both ma'am. And मैम मेरा सवाल अनुराधा मैम से है, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता है हमारी सोसाइटी और जिस सिनेरियो में हम लोग रह रहे हैं वो थोड़ा सा नई है और इतनी जागरूकता इस चीज़ के लिए नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जैसे लोग या आम जनमानस इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है या इसके क्या यूज़ होंगे, तो प्लीज़। थैंक यू, फैंटास्टिक क्वेश्चन। बेसिकली इससे ये पता कर सकते हैं कि आपको अगर जैसे आजकल सबको एवरीवन वांट्स टू बी यंगर, यू वांट टू लिव लॉन्ग, तो जेनेटिक्स से ये पता कर सकते हैं कि आपको प्रीडिस्पोजिशन कहाँ पे है, और उससे हम कैसे वो पता करके हाउ डू यू चेंज योर ओन लाइफस्टाइल। एक और टेस्ट होता है जैसे उसको माइक्रोबायोम कहते हैं, तो गट में देखते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया या फंजाई है, और उसके हिसाब से हम अपने जैसे डाइट को कैसे बदल सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है जो होते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि सब एनवायरनमेंट और जो हम खाते हैं या जो भी करते हैं वो पहले से ब्लड टेस्ट से पता चल सकता था। अब एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपके डीएनए में जो मेथिलेशन होते हैं या अलग अलग पार्ट होते हैं, उससे हमारे लाइफस्टाइल या एनवायरनमेंट से हमारे डीएनए में क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये सब चीज़ें लेके अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ आपके काम करेगी, आपकी हेल्थ कैसे बेटर रहेगी। सो हाउ डू यू लिव लॉन्गर, स्टे यंगर एंड लीड अ मोर हेल्थियर लाइफ, इफ आई हैव टू
make it into a shorter sentence over there. Last question. आज भी महिलाएं जो है ना अपने घर में महिला फीमेल को बहुत आपका क्या इसका ओपिनियन है? पब्लिक की कोर्ट में मेडिकल कोर्ट में टेक्नोलॉजी कोर्ट में how should we go about this? So I know, fantastic genome and microbiome you touched that we can discuss something else on this. But the social problem with women in India is still the respect to women. बेटी पढ़ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पढ़ रही है, गांव-गांव में PhD हो रही है, पर अभी भी empowered है. And that empowerment, once it does not come, she will not respect the female child. You are lucky that you're bringing 2 daughters. We are lucky we're bringing daughters who are doing very well in the world. But there are still women who are aborting female. So I'll maybe talk about how I read my father's diary after he passed away. I'm the second of 3 girls in my family, and we are from Rajasthan, right? My dad was a professor, and he never mentioned this to us, but when we read in his diary, he basically talked about how other people were bothering my mom because she had a daughter, and he kept saying, the way he was making sure that he provides a support system to her at that point of time was probably the most important thing for her. And I think I asked the same question to my mom, and she basically said the same thing. She said, yes, there were people who were saying, the first daughter they were fine, the second daughter they were fine, the third daughter I think it started to really, a lot of people started saying things. And I'm sure there are many. I know many of my cousins and all who have had 5 daughters just to make sure they have a 6th son and things like that. But I think what my dad and mom decided at that point was to say that yes, there will be societal pressures, but our daughters are more precious, and they made sure that after third, they made sure that they will serve their family, and that they will make sure that these are 3 kids who they were going to educate and make sure that they take them to the next level. So I think yes, there are going to be difficulties, but I think if as a family, as a unit, if people decide, and I think that's changing, at least when I go to see in Hyderabad, there is no real difference, at least in the people that I interact with. But I know that this is still a real problem, and I think the only way we can make this go away is to show that women are financially independent, that they are successful of being able to create their own careers and take their whole families with them. And I think education is the only key. Thank you so much. I'll just say 45 seconds. It's very important, for the women sitting here, with your permission. I was, when you spoke, you said you were a gynecologist, I hoped you'd ask this because it was in my mind when I was looking at all the women in the audience here. One of the very important challenges that हम लोग जो औरतें फेस करती हैं वो है menopause. जब हम अपने सेकेंड हाफ करियर्स का शुरू करते हैं, तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि इसके बारे में भी बहुत बात होनी चाहिए. बहुत एक मेजर प्रॉब्लम आती है औरत की लाइफ में, करीब 4 या 5 साल तक ये प्रॉब्लम चलती है और चैलेंज है बहुत हैवी. और इसको सोसाइटी को एक्नॉलेज करना चाहिए कि मेनोपॉज एक फिनोमिनन है जो हर औरत के साथ होगा, और ये बहुत मुश्किल समय होता है उसकी ज़िंदगी में, और उन औरतों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मेरे माइंड के साथ हो रहा है, ब्रेन के साथ हो रहा है, मेरी बॉडी के साथ हो रहा है, ये इस वक्त मेरी लिमिटेशंस हैं, और मैं इन लिमिटेशंस के साथ अपने आप पे कितना प्रेशर डालूँ, कितना और आगे बढ़ना चाहूँ, क्या मैं थोड़ा सा स्लो डाउन करूँ, ये सब क्लैरिटी औरतों के दिमाग में होनी चाहिए. एंड फैमिली को, सोसाइटी को इसे एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है. ये जो 4-5 साल का एक पीरियड होता है एक औरत की ज़िंदगी में, उस वक्त आप उसे सपोर्ट ना दें, पर सिर्फ समझें, बस इतना ही काफ़ी है. एंड आई होप पब्लिकेशंस लाइक योर्स एंड द गवर्नमेंट बॉडीज, एवरीबडी also begins to not just talk about femicide and gender equality, women's rights, but also about menopause, which is a very, very, very big challenge for women across the world. Thank
थैंक यू सो मच, इतनी सारी खूबसूरत बातों के लिए आप दोनों का शुक्रिया। एक छोटा सा रिलेटेड कोट है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना